जय भारत डियर द्वितीयांश। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। नाउ फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम थ्रोन vertically upwards with an initial velocity of 20 meter per second. What will be its potential energy at the end of 2 seconds? यानी हमें एक बात बताई गई है that एक बॉडी जो है इसको हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। ओके, हम यहाँ पे सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो ऑलवेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो ऑलवेज मैक्सिमम होगा। ओके, क्योंकि जैसे ही आपने अब यहाँ देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट पे रेस्ट पे है, जैसे मैं उसको ऐसे ऊपर की तरफ धक्का लगाऊंगा तो जब मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इनिशियली उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगा ना। फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस लगेगा तो वैसे वैसे उसका स्पीड जो है वो कम होता जाएगा, मतलब उसके पास जो एनर्जी होगा वो कम होता जाएगा। और हम जानते हैं कि जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन जैसे आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो जब आपने थ्रो किया है उस मोमेंट के ऊपर ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा और उसकी वजह से उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, जो जहां से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है उस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताया गया है? बॉडी जो है उसका मास जो है m इज इक्वल टू कितना है? 2 किलोग्राम है, ठीक है। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको उसके लिए u गिवन है जो है 20 मीटर पर सेकेंड। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20 से ज्यादा स्पीड अब उसका कभी नहीं होगा। उसके पूरे नीचे से ऊपर तक पहुंचने के पाथ के ऊपर उसका जो वेलोसिटी होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड कभी नहीं होगा। जब थ्रो किया है उसी टाइम पे उसका वेलोसिटी जो होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा, जो बात करते हैं अर्थ पे। ओके, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी आपको उसका पोटेंशियल एनर्जी PE लिखिए, आप EP लिखिए या फिर आप U लिखिए, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स, टाइम आपको गिवन है टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स और आपको बताया गया है कि G का वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए सिंपल आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है U माने पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या है? mgh। ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है, G गिवन है, G भी पता है, H क्या है? H हाइट, तो हाइट फाइंड करेंगे। लेकिन कौन सा हाइट फाइंड करेंगे? हम यहाँ पे H लिखा हुआ है ना फॉर्मूला के अंदर, तो हमें हाइट फाइंड करना पड़ेगा। अभी हाइट कौन सा होगा? जहां से हमने थ्रो किया है वहां से लेके ऑब्जेक्ट ऊपर जहां तक पहुंचता है वहां तक का हाइट लेंगे। जहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वहां से लेके जहां तक मैक्सिमम हाइट तक ऑब्जेक्ट जहां पहुंचेगा वहां तक का हाइट लेंगे, वहां तक का हाइट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि वो 2 सेकेंड बाद कहां पे होगा, वो हाइट चाहिए। वो उससे ऊपर जा भी सकता है, वो उससे ऊपर नहीं भी जा सकता है। ऐसा कंपलसरी भी नहीं है कि 2 सेकेंड के ऊपर वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टाइम आपको बता दिया गया है 2 सेकेंड तक वो किस हाइट तक पहुंचा होगा, उस हाइट तक का आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। यानी मान लीजिए ऑब्जेक्ट का जो पाथ है, ऑब्जेक्ट जो है वो उसके पूरे पाथ के ऊपर यहां से हमने उसको थ्रो किया है, तो मान लीजिए वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड हो चुका है। तो इस पोजीशन A के ऊपर इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा आपको वो फाइंड करना है। कितनी हाइट तक वो गया है वो आपको नहीं बताया है, पूरा आपको हाइट तो वैसे भी गिवन नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पे आप वही हाइट फाइंड करना है जहाँ पे टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा। यानी जब मैं इसको यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो 1 सेकेंड में यहाँ पहुंचा, दूसरे सेकेंड में यहाँ पहुंचा, तो जहाँ से थ्रो किया है वहां से लेकर जहाँ तक वो पहुंचा है वहां तक का उसका हाइट क्या होगा वो फाइंड करना है। और उसकी मदद से हमें इस हाइट के ऊपर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले मुझे यहाँ पे जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा उस टाइम पे उसके पास कितना हाइट होगा पहले मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा, तभी मैं उस डेटा को यूज करके यहाँ पे रख पाऊंगा और इसका आंसर मैं फाइंड कर पाऊंगा। तो कैसे करेंगे सोचिए। अब देखिए जब आप बात करते हो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर वर्क, एनर्जी, पावर की बात करते हो या फिर अगर आप बात करते हो आगे चलते हो फिजिक्स के कोई और भी चैप्टर्स की, तो वहां ऐसा नहीं है कि पीछे जो चैप्टर आप पढ़ के आए हो, पहले ग्रेविटेशन हो गया,
फिर इससे पहले आपका जो चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर था वो हो गया, मोशन वाला चैप्टर हो गया। वो सारे चैप्टर्स जो हैं उसके फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं होंगे ऐसा नहीं होता है, उनका यूज़ तो आपको हर हमेशा करना ही है। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि जब ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो ये समझिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। इसलिए हमारे पास जो 3 फॉर्मूलाज थे ना, कौन कौन से, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² - u² = 2gs, वो वाला फॉर्मूला जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो मुझे हाइट फाइंड करना है तो मैं हाइट फाइंड करने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करूंगा, s लिखिए या फिर आप हाइट लिखिए। तो देखिए मेरे पास s या फिर h फाइंड करने के लिए 2 फॉर्मूला है, एक तो है s = ut + ½ at² और एक है v² - u² = 2gh या फिर आप लिख सकते हो 2as। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का v जो है वो पता नहीं है, उसका फाइनल वेलोसिटी में बताया गया नहीं है। हाँ, अगर ये बताया गया हो कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया है तो आप v का वैल्यू 0 ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया गया नहीं है। स्टेटमेंट में हमें कहीं भी ऐसा कुछ लिख के गिवन नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ मोमेंट पे जाके स्टॉप हो रहा है। ओके, तो हम इस फॉर्मूला का यूज ना करते हुए हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला का। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनेगा, h = ut + 1/2 gt², ऐसा लिखेंगे ना, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसके लिए एक ही जगह पर हम लिखेंगे g। चलिए h = u का वैल्यू हमें कितना गिवन है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। टाइम कौन सा लेंगे, 2 सेकेंड्स लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1/2। जी का वैल्यू कितना आएगा, देखिए फ्रेंड्स ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जी का वैल्यू लेंगे -10 और टी का वैल्यू लेंगे 2²। सो h = 40 + 1/2 × -10 × 4, यहाँ पे 2 2 4 कट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, h = 40 - 20, इसलिए h = आपका आंसर आएगा 20 मीटर। तो 2 सेकेंड्स बाद ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर की हाइट के ऊपर होगा। अब जब हाइट 20 मीटर होगा तब उस केस में उसका u क्या होगा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे u के लिए, जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, u = mgh। सो u = m का वैल्यू कितना गिवन है हमें 2, g का वैल्यू कितना है हमें लेना है 10 और h का वैल्यू हमें गिवन है 20। सो 20 2 40, 400 जूल जितना एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट के पास इस पॉइंट के ऊपर होगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि जब टाइम t = 2 सेकेंड होगा तो ऑब्जेक्ट जो है उसके पास 400 जूल जितना पोटेंशियल एनर्जी उसके पास अवेलेबल होगा। नाउ फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी मैक्सिमम। हमें फाइंड करना है कि वर्क डन बाय फोर्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क डन होना चाहिए। ठीक है, तो केस कौन कौन से है, एक केस ये है व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 0 डिग्री और 90 डिग्री। यानी एक केस फ्रेंड्स ऐसा है जिसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और सेकेंड केस ऐसा है जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी इसी डायरेक्शन में फोर्स जो है वो लग रहा है, दोनों क्या है, सेम है। चलिए बोलिए किस केस में वर्क डन मैक्सिमम होगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स जो सेकंड केस है उसमें वर्क डन मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम हैज अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। पूरा क्वेश्चन पहले रेडी कर लेते हैं, फिर वन बाय वन उसका आंसर फाइंड करते हैं। इफ द बुलेट स्ट्राइक्स अ थिक टारगेट एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एवरेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट। और लास्ट में लिखा है व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनली इन द बुलेट। क्वेश्चन को समझिए, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, यानी आपको बुलेट का मास m गिवन है, कितना है 50 ग्राम। पहले हम क्या करेंगे, पहले जो ग्राम में है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में, तो हमारा आंसर क्या आएगा 50/1000 किलोग्राम। क्लियर,
हैज अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, यानी उसका इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू कितना है 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका फाइंड कीजिए काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा Ek इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर, सो 1/2 इंटू 50/1000 इंटू u इज 400 स्क्वायर, सो 1/2 इंटू 50/1000 इंटू 400 इंटू 400, 0 0 यहाँ से कैंसिल, ये डबल 0 यहाँ पे कैंसिल, ओके यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 400 क्या आंसर आएगा 4000 जूल। तो इस ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है बुलेट के पास वो कितना होगा 4000 जूल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ द बुलेट स्ट्राइक्स अ थिक टारगेट एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे एक बड़ा सा कोई थिक टारगेट रखा हुआ है, बुलेट जो है वो यहाँ से आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, जैसे इसको टच करेगी तो यहाँ से लेके इतना अंदर वो चली गई, ओके। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी बुलेट यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये हमारी बुलेट हो गई, यहाँ तक बुलेट जो है हमारी पहुँच चुकी है। तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है यहाँ पे वो कितना है 2 सेंटीमीटर है, ओके। मतलब जाते जाते हुए उसने बुलेट ये जो आपके पास टारगेट है उसके अंदर 2 सेंटीमीटर अंदर चली गई है। अब जब 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या हो जाएगी, वहां पे स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो गई मतलब उसका जो v होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कैलकुलेट द एवरेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट, यानी आपको फाइंड ये करना है कि कितना फोर्स जो है बुलेट के ऊपर लग रहा है। अब फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ पे ए तो गिवन ही नहीं है तो हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें इनिशियली फर्स्ट हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो यही था दैट W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो वर्क फाइंड कर लीजिए, उसकी मदद से आप F इंटू एस से F जो है फाइंड कर सकते हैं। पहले ये जो उसने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है फ्रेंड्स, वो डिस्टेंस को S जो है जो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स मीटर में। सो सिंपल है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो क्या होगा आपका आंसर क्या आएगा 2/100 मीटर। क्लियर यहाँ तक। चलिए देखिए, जब भी फ्रेंड्स आपको डेटा ग्राम में सेंटीमीटर में गिवन है पहला इसको कन्वर्ट ही कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि लास्ट में आप जब डेटा में पुट करोगे उस वैल्यू को तो आप वहां पे भूल नहीं जाओगे कि इसको मुझे कन्वर्ट करना भी है। क्लियर। अब वर्क तो हमें गिवन नहीं है, वर्क कहां से लाएंगे, तो वर्क के लिए आपको याद होगा फ्रेंड्स हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। आपको ऑब्जेक्ट का मास पता है, आपको ऑब्जेक्ट का इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पता है, ओके। तो पहले हम यहाँ वर्क जो है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे F इंटू एस, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस इक्वल टू 1/2 m को कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलिए अब डेटा जो है उसको पुट कर दीजिए। सो F इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू m कितना गिवन है हमें 50/1000, तो यहाँ पे लिखेंगे 50/1000 इंटू v इज 0 स्क्वायर माइनस u इज 400 स्क्वायर। पूरा मैथ्स है यहाँ पे, ओके। सो F इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50/1000 इंटू यहाँ पे आंसर आपका जो रहेगा वो माइनस में रहेगा -400 इंटू 400, ओके। कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 1 0 1 0 कट। एक काम करता हूँ फ्रेंड्स, मैं 0 जो है वो दूसरे कलर से कट करता हूँ तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ये 3 0 यहाँ से कट कर देते हैं, एक 0 यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, ओके। 2 से कट करेंगे तो 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। सो आपके पास डेटा में क्या बचा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स
F इंटू एस इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 400 इंटू 2, तो 5 टू 10, दैट इज माइनस 4000 जूल। ठीक है, चलिए अब इसको निकाल देते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है F, तो यहाँ पे क्या करेंगे, F इज इक्वल टू माइनस 4000 अपॉन S, देयरफॉर F इज इक्वल टू माइनस 4000 अपॉन 2 अपॉन 100। सो आपका आंसर क्या आएगा, F इज इक्वल टू माइनस 4000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, यहाँ से कट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2000, इसलिए F इज इक्वल टू माइनस 2000 और 00, इतना न्यूटन फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, मतलब बुलेट जो है वो इतने फोर्स से जा रही है। अब यहाँ पे आंसर मेरा माइनस क्यों आया फ्रेंड्स, माइनस पे आंसर इसलिए आया क्योंकि वो बुलेट के ऊपर लगने वाला फोर्स है। बुलेट को स्टॉप करने के लिए वो जो आपके पास ब्लॉक होगा उसने कितना फोर्स लगाया है, यहाँ पे ये है, पता है ना, आप लॉस पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट आप पढ़ चुके हो, आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ चुके हो कि जितना फोर्स हमारा बुलेट इस ब्लॉक के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये ब्लॉक जो है बुलेट के ऊपर लगाएगा। तो ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया, आपके पास आंसर इसका ये है। नाउ फ्रेंड्स चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए, व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप व्हिच टेक्स 10 seconds टू लिफ्ट 100 किलोग्राम ऑफ वाटर टू अ वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। डेटा में क्या गिवन है, व्हाट इज द पावर ऑफ पंप, यानी आपको यहाँ पे फाइंड करके देना है कि पावर जो है वो कितना है, which takes 10 seconds, यानी आपको टाइम गिवन है t is equal to 10 seconds to lift 100 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी मास आपको गिवन है, इट इज 100 किलोग्राम, टू वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी हाइट जो है आपको बताया गया है वो है 20 मीटर, और जी का वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, आपको पावर फाइंड करना है। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू mgh, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो पावर P इज इक्वल टू mgh अपॉन t। आपको क्या फाइंड करना है, आपको पावर ही फाइंड करना है। सो P इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना गिवन है, इट इज 100 किलोग्राम, इंटू जी का वैल्यू इज 10 एंड एच का वैल्यू आपको बताया गया है 20 मीटर। सब कुछ ऐसा यूनिट में है, किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम इज 10 सेकेंड, 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 2000 वॉट। डन, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The momentum P and kinetic energy E of a body of mass m are related as, यानी ध्यान दीजिए ये P क्या है, P पावर नहीं है, यहाँ पे P जो है वो मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम है, जिसके बारे में आप इसके पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं। E क्या है, E फॉर एनर्जी है, और m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, मोमेंटम का कभी भी एनर्जी के साथ या फिर मास का रिलेशन कैसे होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो मोमेंटम का मास के साथ रिलेशन क्या है, ये तो आप पढ़ चुके हो, ओके। लेकिन जो मोमेंटम है उसका जो एनर्जी है उसके साथ रिलेशन क्या है, तो देखिए सीधा इसका फॉर्मूला नहीं बनेगा। पहले आप एक एग्जांपल लीजिए, आपके पास फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है E के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर है फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा मैथ्स अप्लाई करता हूँ, ऊपर और नीचे में m से मल्टीप्लाई करके m से डिवाइड करता हूँ। मैथ्स आप ऐसा करते हैं, ओके। अब ये क्या लिखा हुआ E के मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं इसके लिए सिर्फ E लिख दूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी के साथ रिलेशन फाइंड करना है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी वन टाइप ऑफ एनर्जी ही है ना, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, सिर्फ E लिखा है, इक्वल टू। अब देखिए 1/2 मैं क्या करता हूं, इस m को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। एक काम करते हैं, आपके लिए मैं सिंप्लीफाई और कर देता हूं। 1/2 m को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर रखा हुआ है मैंने m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। मोमेंटम जो होता है फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल टू m इंटू वी। तो यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी mv इंटू mv, यानी p इंटू p। तो अब अगर मैं यहाँ पे p का स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स E इक्वल टू
1/2m क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। तो एनर्जी, मास और मोमेंटम के रिलेशन ये है। और अगर आपको इस फॉर्मूला से मोमेंटम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है आपके पास वो ये है, E इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। सो p स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 2m इंटू ई। सो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। ये हो गया फ्रेंड्स रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, मास एंड एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A force of 100 Newton displaces an object through 0.2 meter and does work of 10 joules. What is the angle between force and displacement? फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है between force and displacement. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा? फ्रेंड्स इसके लिए हमने टॉपिक जो डिस्कशन कर लिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं डेटा में क्या गिवन है। फोर्स F गिवन है, कितना है, इट इज 100 न्यूटन। डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 0.2 मीटर, यानी आपको S गिवन है, इट इज 0.2 मीटर एंड डज वर्क ऑफ 10 जूल्स। तो आपको वर्क गिवन है, वर्क इज इक्वल टू 10 जूल्स। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का रिलेशन फाइंड करना, सॉरी एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो आपके पास वर्क का एक फॉर्मूला है ही, कौन सा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स, आपको एंगल तो पता होना ही चाहिए ना, ठीक है। और उसके लिए हम ये थीटा वाला चीज यूज करते हैं। ये क्या है, थीटा, थीटा आपको एंगल बताता है, कॉस का मतलब क्या है, साइन का मतलब क्या होता है, सब कुछ चीजें हमने डिस्कशन कर ली है, ठीक है। मुझे एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए मैं इस फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि थीटा उसी के अंदर आता है। चलिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू W अपॉन एफ इंटू एस, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। सो चलिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू, वर्क डन कितना है, इट इज 10 जूल, फोर्स कितना लग रहा है 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0.2। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 1 अपॉन 10 इंटू 2/10 बोला से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 10 कट हो जाएगा। सो आपको आंसर क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी आपको cos थीटा 1/2 मिला है। आपको एंगल यहाँ पे कैसे मिलेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आपको ये इमेजिन करना है, आपको ये याद करना है कि यहाँ पे cos के लिए थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए आंसर जो है वो 1/2 आ रहा था। आपने cos का 0 डिग्री, cos का 30 डिग्री, cos का 45 डिग्री, cos का 60 डिग्री एंड cos का 90 डिग्री कितना होता है, उसकी वैल्यूज मैंने आपको याद करवाई थी। तो आपको ये याद करना है कि जब थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 में से कौन सा होगा, तब जो है वो आंसर जो हो वो 1/2 आ रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था कि cos 60 डिग्री जो होता है उसका मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, यानी आपका एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक और मेथड है फ्रेंड्स जो हम आप आगे चलते सीखने वाले हो मैथ्स में, वो क्या होता है कि अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो उसके लिए बन जाएगा cos इनवर्स 1/2। क्या लिखते हैं, cos इनवर्स 1/2। कैसे बनाए cos इनवर्स? देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। अगर थीटा फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, अगर थीटा फाइंड करना है तो क्या करोगे 1/2 अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो cos को अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, यानी cos की कौन सी वैल्यू के लिए आंसर जो है वो 1/2 आता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना याद कीजिए कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए जो cos का आंसर जो है वो 1/2 आ रहा था। तो 60 डिग्री जब थीटा होता है तब आंसर जो है 1/2 आता है cos के लिए। मतलब सिंपल वे में इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो होगा फ्रेंड्स, अगर ये फोर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ अगर लग रहा है ऑब्जेक्ट को फोर्स, तो ये एंगल जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। An electric motor of powering 300 watt
इज यूज टू ड्राइव द स्टीयरर इन वाटर बाथ, यानी वाटर बाथ में इसको स्टीयर करने के लिए यूज करते हैं। इफ 50% ऑफ इट्स एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर इज स्पेंट स्टीयरिंग द वाटर, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द वाटर इन 25 मिनट्स। यानी जो मोटर है उसका पावर है 300 वॉट, यानी अगर आप उसको फुल कैपेसिटी से अगर यूज करोगे तो वो 300 वॉट जितना पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन यहाँ पे बताया क्या गया है, इफ 50% ऑफ इट्स एनर्जी सप्लाइड, यानी उसकी जो कैपेसिटी है उससे अगर आप 50% एनर्जी उसको सप्लाई करोगे, यानी अगर आप 150 वॉट जितना उसको पावर देंगे, तो उस केस में 25 मिनट में वो कितना वर्क जो है वो वाटर के ऊपर करेगा, पंप जो है वो। डेटा में क्या गिवन है, आपको ऑब्जेक्ट का पावर गिवन है, कितना गिवन है 300 वॉट, लेकिन बताया गया है कि हमें इसका सिर्फ 50% यूज करना है, यानी उन्होंने सिर्फ 50% सप्लाई किया है, यानी 50% ऑफ 300 इज इक्वल टू 150 वॉट। तो पावर कितना आप यूज कर रहे हो, बेसिकली उसका कैपेसिटी 300 वोल्ट का है, यानी अगर आप फुल पावर दोगे तो इतना पावर फुल, अगर आप कैपेसिटी से अगर उसको यूज करोगे तो इतना पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन हमने उसको सिर्फ उसका आधा एनर्जी ही दिया है, जिसका उसको रिक्वायर्ड है उससे हमने आधा एनर्जी ही दिया, तो उसका पावर भी हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 वॉट हो जाएगा। साथ में क्या बताया गया है, कैलकुलेट द वर्क डन, आपको वर्क डन फाइंड करना है ऑन द वाटर इन 25 मिनट्स। आपको टाइम गिवन है t इज इक्वल टू 25 मिनट्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इस मिनट को मैं कन्वर्ट कर देता हूं सेकंड्स के अंदर, तो 25 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, आपको वर्क डन फाइंड करना है, सो पावर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, पावर p इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। आपको क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, सो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। Therefore वर्क डन इज इक्वल टू पावर कितना गिवन है आपको 150 वाट गिवन है, 150 इंटू टाइम कितना गिवन है आपको 25 इंटू 60। ओके, ये फ्रेंड्स हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका वर्क डन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जितने हमने निकाल किए हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे।